हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे एड्स। एक्चुअल में पूरी इम्यूनिटी मैंने फिनिश कर दिया था। ह्यूमन में इनेट था, एक्वायर्ड का फिर मैंने CMIS AMIS पढ़ा दिया। उसके बाद वैक्सीनेशन हो गया था और इम्यूनाइजेशन। उसके बाद था ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जिक था, ऑटो इम्यूनिटी था और उसके बाद ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ये सारी चीज़ें कवर हो गई थी। इसके बाद जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो है एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी शुरुआत देखो कहाँ से हुई थी। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्चुअल में इसकी शुरुआत देखो कहाँ से हुई थी। ये माना जाता है कि ये एड्स के वायरस, जिससे एड्स होता है वैसे हम लोग उसको बोलते हैं HIV। अब नाम दिया गया है ह्यूमन, उस वायरस का नाम है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। एक्चुअल में शुरू में इसका नाम ये नहीं था। इसको ये माना जाता है कि जो HIV आया हमारे में, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एक रेट्रो वायरस है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, जिसका कारण हम इसको क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस बोलते हैं। ये माना जाता है कि ये ह्यूमन में लगभग 1970 के आसपास या 1960s में, 1960s के डिकेट्स में, 1969 या 68 बोला जाता है, अप्रॉक्स एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि इन 1960s इट ट्रांसफर्ड इन ह्यूमन फ्रॉम मंकीज। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1960s में कहाँ से आया, फ्रॉम मंकी टू ह्यूमन। ये हमारे में ह्यूमन में कहाँ से आया, मंकी से आया। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ये पहली बार साउथ अफ्रीका में आया था और मंकी से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होकर आया था। अभी भी साउथ अफ्रीका को इसीलिए कैपिटल ऑफ HIV या कैपिटल ऑफ एड्स बोलते हैं। शुरुआत या सबसे ज़्यादा स्प्रेड वहीं पे हुआ था ये। उसके बाद अब तो ये वर्ल्ड वाइड हो गया, दुनिया के हर देश में आ गया है। US में रॉबर्ट गैलो वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है US में, जिसके एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था रॉबर्ट गैलो। इन्होंने एक वायरस का डिस्कवरी किया अपनी रिसर्च में। तो वायरस का डिस्कवरी किया और उन्होंने बोला था कि ये एड्स वायरस है और उसका उन्होंने नाम दिया था ह्यूमन टी सेल HTLV, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप फर्स्ट। इसका पूरा नाम दिया था उन्होंने ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप फर्स्ट। बाद में ये पता चला कि नहीं, ये तो ब्लड ल्यूकेमिया, HTLV ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर पैदा करता है, ये एड्स पैदा नहीं करता है। बाद में एक और प्रोफेसर आए, रॉबर्ट मॉन्टेजियर थे। नाम आपसे कहीं नहीं पूछेगा इतने प्रोफेसर का नाम, चूँकि आप एड्स से रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं या PG थोड़ी कर रहे हैं, कितना नाम पूछेगा। उन्होंने पहली बार इसका डिस्कवरी किया था कि नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली 1983 में US में ही डिस्कवर हुआ था। ये भी 1983 में डिस्कवर हुआ था ये। और उन्होंने पहली बार इसको ये बोला था कि ये हमारे में, मतलब ये ह्यूमन टी सेल, मतलब ये ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस है ये। बाद में उसका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ जो वायरल नोमेनक्लेचर है, इसका नाम बदल के किया था HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इंडिया में इसका फर्स्ट मरीज, ये जनरली US में होमोसेक्सुअल्स में देखा गया था। 1986 में इंडिया में चेन्नई में इसके फर्स्ट मरीज में डिस्कवर हुआ था। तो पता चला कि नहीं भाई, बाद में ये
कि ये एक प्रकार का मतलब रेट्रो वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इससे ग्रुप ऑफ सिंड्रोम कॉज होता है जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड की मतलब हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, इम्यूनो डिफिशियंट का मतलब हमारे इम्यून को ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है, डिफिशियंट कर देता है वायरस। इसीलिए यहाँ भी बोलते हैं हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हमारे इम्यून सिस्टम को ये जाके क्या करता है, मतलब चेक कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्रैश कर देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी की जो रेजिस्टेंट कैपेसिटी है या फाइट अगेंस्ट डिजीज़ जो कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। अब लॉस्ट कैसे होती है हम इसकी पैथोजेनिसिटी में पढ़ेंगे। पहले इसका जनरल एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। यह वायरस जो होता है एक देखने में वैसे स्फेरिकल होता है, इसके अंदर सबसे बाहर एक प्रोटीन की कोट होती है। ये तो सबसे बाहर जो लगा हुआ है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स बोलते हैं। इसी से ये जा करके किसी भी होस्ट से या होस्ट के सेल से अटैच होता है। इस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उसी रिसेप्टर से ये जा करके या तो मैक्रोफेज से अटैच होगा या फिर हेल्पर टी सेल से होगा। ये कभी भी हमारे आरबीसी में नहीं जाएगा, इओसिनोफिल में नहीं जाएगा, बेसोफिल में नहीं जाएगा, न्यूट्रोफिल में नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो हेल्पर टी सेल को अटैक करता है या मैक्रोफेज को। सबसे मेन टारगेट जो होता है वो इसका मैक्रोफेज होता है, उसके बाद हेल्पर टी सेल होते हैं। कैसे करता है ये जानते आगे बताएंगे। ग्लाइकोकैलिक्स से जाके अटैच होता है, उसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है चारों तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो प्रोटीन की कोट होती है, एक आउटर कोट होती है और एक इनर कोट होती है। सबसे अंदर में इसके दो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड दो आरएनए होते हैं। इसको अलग अलग करके बनाएं तो इस तरह से दो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और इस दोनों आरएनए को ज्वाइन करके डीएनए बनाने में एक एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम होता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है कि आरएनए स्ट्रैंड को किस में चेंज कर देता है, डीएनए में चेंज कर देता है। एक प्रोसेस होता है डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब इस डीएनए को लेकर के ये होस्ट की डीएनए में अटैच कर देगा और पूरी होस्ट सेल को या हमारी मैक्रोफेज को क्या बना देगा, एचआईवी बना देगा। तो ये इनके क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होता है और इनकी अटैकिंग पावर होती है। एक बार अगर ये बॉडी में हमारे आ गया उसके बाद ये 6 महीने से 10 साल तक बॉडी के अंदर धीरे धीरे स्प्रेड होता है। ये डिटेक्ट नहीं होता इसलिए क्योंकि ये डीएनए जाकर के मैक्रोफेज में अटैच हो जाता है। ऊपर से देखने में पता चलेगा ये मैक्रोफेज है, अंदर से पता चलेगा कि ये वायरस है या उसमें वायरल जीनोम या वायरल डीएनए आ गया है। अब ये देखो होता कैसे है वायरस। वायरस को ये बोला भी जाता है कि ये हमारे 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो याद रखना ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका मतलब नाम है डिजीज का। जो इसकी पैथोजन है, पैथोजन का नाम याद रखना। अभी हमने बता दिया HIV। इसको डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है जिस टेस्ट से या मतलब ये को आइडेंटिफाई किया जाता है उसका नाम है इलिसा एंजाइम। पूरा नाम है इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट एस्से टेस्ट। पूरा नाम है इसका E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर जॉर्वेंट, A फॉर एस्से टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जॉर्वेंट एस्से टेस्ट। एक्चुअल में ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे हम। बायोटेक्नोलॉजी नहीं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एक साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होती है जिसमें डीएनए का प्रिंट लिया जाता है। तो इसमें जो टेक्निक यूज होता है कई बार पूछ देता है, उसको बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इस एलिसा को साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक अप्लाई होती है। तो पैथोजन याद रखिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो इसमें क्या होता है, यह पूछा जाता है हाउ इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो इसका क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट ये कभी भी एयर में नहीं आएगा, मतलब ये कह लो कि ये जैसे और डिजीज होते हैं, वायरल होते हैं, कॉमन कोल्ड हो गए, स्नीजिंग से आते हैं, ड्रॉपलेट से आते हैं, उससे ये नहीं आएगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है कि जब तक बॉडी फ्लूइड लाइक प्लाज्मा हो गया, लास्ट स्टेज में हालांकि ये बॉडी के सिक्रेशंस में आते हैं, जैसे सलाइवा में हो गए, मिल्क में आता है, ये मदर मिल्क से फीटस में चला जाएगा, लास्ट स्टेज है। लेकिन ये जनरली सेकंड हैंड से, खैर तो बाद में बताते हैं किससे नहीं ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन पहले देखते हैं ये किससे होता है। सबसे जो मेन ट्रांसमिशन होता है इसका, वो होता है फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट। ये फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू आता है या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू आता है। फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स, किससे आएगा? यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स इन द सेंस दैट, पहले, अब तो खैर डिस्पोजेबल आता है, एक बार यूज करके फेंक देते हैं। पहले लोग एक आदमी से ही सारे, कई लोगों को उसको वॉश कर करके इंजेक्शन दे देते थे। अब ये ऐसा नहीं होता, अब तो डिस्पोजेबल आता है। अगर डिस्पोजेबल निडल किसी ने यूज कर लिया, अगर एक आदमी का इन्फेक्टेड निडल दूसरे ने यूज कर दिया तो ट्रांसमिट हो जाएगा। या फिर जो ड्रग एडिक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार निडल में ड्रग्स भर लेते हैं और वो फिर इंट्रावेनसली ड्रग को लेते हैं। इंट्रावेनसली इन द सेंस दैट वो वेन के अंदर ड्रग्स लेते हैं, या IM इंट्रामस्कुलर ड्रग्स को लेते हैं। तो एक ले लिया, अब उसी निडल से अगर 5 आदमी है, 10 आदमी है, सब ले लेंगे, तो एक से वो 10 में फैल जाता है। तो इस तरह से यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू ये फैलता है HIV। तीसरा, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन से जाएगा, ब्लड टू ब्लड जाएगा, ये ब्लड डोनेशन से ट्रांसफर हो जाता है। चौथा, इन्फेक्टेड मदर्स से फीटस में चला जाता है। हालांकि हम इसको चाहे अगर डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर को पता चला कि भाई इन्फेक्टेड मदर है, तो फीटस को बचाया जा सकता है, फीटस में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में चला जाता है। इसके बाद से ये जनरली एक बार्बर्स रेजर के थ्रू भी जाता है। शेविंग कराने गए, किसी को अगर HIV है, लक बाई चांस उसके अगर शेविंग करते में कट इंजरी हो गई, उसमें ब्लड आ गए, उसी अगर ब्लेड से उसने दूसरे को यूज किया, अगर उसकी भी बॉडी में कहीं कट इंजरी हो गई तो ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए कभी भी बार्बर शॉप पे अच्छे से सेवलॉन से या डिटॉल से क्लीन करा दें और स्टेरलाइज्ड यानी सिंगल यूज ब्लेड का यूज करें। बार्बर रेजर से ईयर पिन, बोरिंग पिन्ना, कई बार कई क्या होते ही हैं गांव में अभी भी जो कान में और नाक में छेद करते हैं, तो उनके पास एक निडल होती है, उसी से सबके कान नाक में छेद करते हैं, वो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, सिंगल यूज वाली निडल लेनी चाहिए। तो इस तरह से इन चीज़ों से ये एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। फोर्थ स्टेज अगर है तब सलाइवा में आता है। अदरवाइज किन किन चीज़ों से ट्रांसमिट नहीं होता? हैंड शेकिंग से नहीं होगा, क्लॉथ यूज करने से नहीं होगा, शेयर यूटेंसिल्स लाइक कोई मतलब जूठा भोजन करने से भी नहीं होगा, एक साथ अगर खा रहे हैं तो भी नहीं होगा, हैंड करचिप यूज करने से भी नहीं होगा, यूटेंसिल्स यानी कि पेन, पेंसिल, चौक, कुछ भी हम यूज कर रहे हैं किसी का मोबाइल, उससे ट्रांसमिट नहीं होगा। इन चीज़ों से नहीं होता। ये मॉस्किटो बाइट से भी ट्रांसमिट नहीं होता, मॉस्किटो स्नीजिंग से नहीं ट्रांसमिट होता है, स्विमिंग पूल में एक साथ बात करने से नहीं होता। कई है रीजन जिसके कारण ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता। ट्रांसमिशन याद रखें, 4-5 ट्रांसमिशन कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है कि राइट एनी 4 वेज बाई विच एड्स या HIV ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मेन है। यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल याद रखिए, ब्लड डोनेशन याद रखिए, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस याद रखिए। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिससे ये ट्रांसमिट नहीं होगा, तो वो याद रखिएगा। मॉस्किटो बाइट से नहीं होगा, मॉस्किटो बाइट्स के अलावा शेयरिंग यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स, बाथिंग विद स्विमिंग पूल या मतलब सोप यूज करने से भी नहीं होगा। अगर सिमिलर सोप, हालांकि जनरली लोग नहीं करते हैं, नहीं करना भी चाहिए। अगर बाथ सोप एक आदमी पर्टिकुलर यूज कर रहा है तो दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए उस बाथ सोप का, तो उससे भी ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये हो गया पैथोजन। इसे याद रखिएगा, एक तो डिजीज का नाम हो गया, पैथोजन हो गया, पैथोजन के बाद से डायग्नोसिस हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, हाउ इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। अब इसका देखते हैं पैथोजेनिसिटी। अभी हमने बताया था कि ये एक बार अगर आ गया तो फिर
मुश्किल कैसे करता है, या फिर ये कैसे हमारी इम्यून को डिफरेंस या इम्यून को सप्रेस करता है, उसकी डिस्कशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। ये तो बता ही दिया कि बाहर के सारे इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटेक्टिव कोट होते हैं। मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्शन करता है, इसके कोट इन्फेक्शन नहीं करते हैं। तो पैथोजेनिसिटी इसकी देखते हैं, पैथोजेनिसिटी में है क्या, या मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखो क्या होता है इसका। एक्चुअल में कहीं भी अगर ये ट्रांसमिट होके आता है, जब भी मतलब जब भी आएगा तो हमारे माल्ट के थ्रू जनरली आता है, क्योंकि फिजिकल या सेक्सुअल कांटेक्ट में आएगा तो ये माल्ट के थ्रू आएगा। अगर ब्लड निडल के थ्रू गया तो निडल के थ्रू भी ECF में जाएगा, ECF में इसको टी लिम्फोसाइट मिलेंगे। माल्ट के थ्रू आएगा तो क्या मिलेगा इसको, मैक्रोफेजेज मिलेंगे। तो मान लो सपोज दैट ये मैक्रोफेजेज है, सपोज दैट ये मैक्रोफेजेज का सेल है, इसके अंदर ये मैक्रोफेजेज का न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर मैक्रोफेजेज का ये DNA हो गया। मान लो ये DNA हो गया। DNA नौकोक्रोमैटिन फाइबर के रूप में रहता है, ये DNA हो गया, ठीक है। ये मैक्रोफेज हो गए। जब भी HIV आएगा तो अगर ये रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस है, ये हमारी बॉडी की म्यूकस की लाइनिंग हो गई, म्यूकस की लाइनिंग हो गई, इसके अंदर रहते क्या हैं, मैक्रोफेजेस। ये म्यूकस हो गया पूरा का पूरा, माल्ट जिसको बोलते हैं। अब अगर ये मैक्रोफेज जब भी आएगा तो इसके साथ साथ आएगा क्या, इसमें डबल स्ट्रैंडेड RNA। मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, डबल स्ट्रैंडेड RNA आएगा, प्लस इस RNA के साथ साथ आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक सिंप्लीफाइड मॉडल में बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये इसके अंदर का प्रोटीन कोट हो गया। जब भी आएगा मैक्रोफेज से अटैच होगा तो देखो क्या करेगा, ये अपनी ये स्पाइक्स से मैक्रोफेज के वाल को पेनिट्रेट कर देगा, यहाँ पे डिजॉल्व कर देगा। डिजॉल्व करने के बाद इसके जो अंदर के प्रोटीन कोट है वो यहाँ से टूट जाएंगे, और टूटने के बाद इसके दोनों के दोनों जो RNA हैं, इस तरह से ये दो RNA थे, ये दोनों के दोनों RNA क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस क्या आ जाएगा, इसका दोनों एंजाइम आ जाएगा। ये दो एंजाइम थे यहाँ पे, ये दोनों के दोनों यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा। अब इस एंजाइम से ये क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे क्या आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये DNA RNA से क्या बन जाएगा, DNA बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, यानी RNA था यहाँ पे, ये क्या था, RNA था। अब यहाँ क्या बन गया, ये DNA बन गया। ये DNA क्या होगा कि अब हमारी होस्ट सेल में, या ये हमारे मतलब मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में चला जाएगा। ये न्यूक्लियस ऑफ मैक्रोफेज, ये है मैक्रोफेज। जब एक बार ये DNA में इनकॉर्पोरेटेड हो गया हमारे, ये हमारा DNA अभी हमारे DNA में एक बार अब आ गया, उसके बाद अब क्या करेगा, ये एक बार अगर ये DNA में आ गया, मैं एक काम करता हूँ, इसको RNA यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, या चलो बना दिया है तो बना ही देते हैं। ये DNA बना में आ गया। अब ये DNA चला जाएगा हमारे DNA में जाके ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमारे उस पोर्शन के DNA का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, जहाँ पे जैसे मान लो सपोज दैट ये मान लो हमारा DNA है,
और ये क्या होगा, वायरस आकर के इतने दूर हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेटेड हो गया, यानी इतने दूर का पोर्शन किसका हो गया, ये वायरस का हो गया। ये इतना पोर्शन क्या हो गया, ये वायरल जीनोम हो गया, ये वायरल जीनोम। अब क्या करेगा कि हमारे डीएनए में ये रेप्लिकेशन कराएगा। तो जब रेप्लिकेशन होगा तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, तो ये वायरल जीनोम भी डबल होगा। यानी जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन में देखो क्या होगा, 1 से 2 डीएनए बनेंगे, 1 से 2 वायरल डीएनए भी बनेगा। ये 2 डीएनए बन गए अगर, तो यहाँ भी वायरल डीएनए भी 1 से 2 बनेगा, यहाँ ये वायरल डीएनए भी 1 से 2 बन जाएगा। यानी कुल मिला के ये क्या करेगा, हमारे ही डीएनए का, हमारे ही सेल की मेटाबॉलिज्म यूज करके अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। 2 से 4 बनेगा, रेप्लिकेशन कराएगा कुल मिला के। रेप्लिकेशन करके अब इसमें से हमारे डीएनए में से क्या करेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने डीएनए को रेड से यहाँ बना देता हूँ। अब हमारे डीएनए में से ये ह्यूमन का डीएनए हो गया, मान लो डीएनए न कहो, क्रोमैटिन फाइबर है, उसी डीएनए ही कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, प्योर डीएनए रहता नहीं है, इस तरह से म्यूटेशन होने का डर रहता है। तो ये है। अब इसमें क्या आ गया, तो वायरल जीनोम आ गया। अब इतने दूर वायरल जीनोम आ गया, ये वायरल जीनोम आ गया। अब इसमें से ये क्या करेगा कि रेप्लिकेशन करके इसमें से डबल स्ट्रैंडेड वायरस बनवाएगा, प्लस क्या बनवाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनवाएगा। इसके बाद क्या बनवाएगा, तो प्रोटीन का कोट या कैप्सिड बनवाएगा, क्योंकि इसके अंदर कैप्सिड बनाने का भी कैरेक्टर है। तो अब क्या बनवाएगा, कैप्सिड बनवाएगा। और यहाँ कैप्सिड बनवा के हमारे ही सेल का यूज करके हमारे सेल के अंदर ये आकर के इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, और इसके अंदर से ये अब बाहर निकलना शुरू कर देगा। यानी हमारे सेल का यूज करके ये वायरस बनाना शुरू कर देगा, या HIV फैक्ट्री के रूप में हमारे सेल का यूज करेगा। ये प्रोटीन का कोट हो गया अंदर, और इस प्रोटीन के कोट में अपने सारे एक एक वायरल जीनोम को यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा। कुल मिला के हमारे मैक्रोफेज को अब ये क्या करेगा, एज ए HIV फैक्ट्री यूज करेगा। यानी कि हमारी मैक्रोफेज में अब एक मैक्रोफेज में ये काम करेगा, 1 से 2 मैक्रोफेज में जाएगा, 2 से 4 मैक्रोफेज में जाएगा। इस तरह करके ये पूरी मैक्रोफेज में जैसे जैसे मैक्रोफेज डिवाइड होता जाएगा ये ट्रांसमिट होता जाएगा। वायरस यहाँ पे HIV बन के निकलने लगेगा। तो ध्यान रहे, एक बार ये अगर हमारे बॉडी में कहीं से इंट्रोड्यूस हो गया रेट्रोवायरस, उसके बाद ये हमारे सेल में इंट्रोड्यूस होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहायता से RNA से DNA बनाएगा, इस DNA को ऐड कर देगा हमारे जीनोम में। ये किसका जीनोम है, ह्यूमन जीनोम है। ये क्या है, ह्यूमन जीनोम है। अब ह्यूमन जीनोम में इंट्रोड्यूस हो गया, जब ह्यूमन जीनोम में इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद से वो पोर्शन डीएनए का जहाँ पे एंजाइम है उस पोर्शन का ये रेप्लिकेशन कराना शुरू करेगा। जब रेप्लिकेशन कराना शुरू करेगा तो 1 से डबल ट्रिपल, ये डबल हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, और इस तरह करके हमारे ही सेल का यूज करके अपना पहले क्या करेगा, RNA बनवाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करा लेगा हमारे डीएनए का यूज करके, हमारे ही, चूँकि इसका ऊपर जेनेटिक कोड है ही कवर बनाने वाला, तो इसी से कैप्सिड बनवा लेगा। कैप्सिड बन के इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये एक बार निकल गया, अब ये दूसरी मैक्रोफेज में जाएगा, ये दूसरी मैक्रोफेज में जाएगा। अब 1 से 2 मैक्रोफेज में गया, अब उसमें जाके वो फिर 2 मैक्रोफेज में फैलेगा। मतलब ये कह लो कि जिस मैक्रोफेज में ये घुसेंगे, यहाँ से अब निकला तो 2 मैक्रोफेज में, फिर अगले बार में 2 बनाया, 4 बनाया, 8 बनाया, मैक्रोफेज में लगातार ये बढ़ने लगेगा। तो 2 इसके टारगेट सेल होते हैं, या तो मैक्रोफेज होते हैं या फिर हेल्पर टी सेल होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही सेल में डिवीज़न, हेल्पर टी सेल बहुत तेज़ी से या फास्ट डिवाइड होता है। तो फास्ट जब डिवाइड होगा, जितना तेज़ी से डिवाइड होगा उतना तेज़ी से ये HIV फैलेगा।
जब फैलना शुरू करेगा तो मैक्रोफेज और हेल्पर सेल को धीरे धीरे ये सप्रेस करना शुरू करेगा, या हेल्पर सेल और मैक्रोफेज की फैगोसाइटोसिस को, हेल्पर सेल तो फैगोसाइटोसिस नहीं करेगा, अलार्म सिग्नल क्रिएट करेगा, इसके डिवीजन को सप्रेस करेगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में मैक्रोफेज के नंबर घटने लगेंगे और हेल्पर टी सेल के नंबर घटने लगेंगे। जब इन दोनों के नंबर डिक्लाइन होने लगेगा तो हमारी बॉडी की इम्यून धीरे धीरे सप्रेस या डिप्रेस होना शुरू हो जाएगी या कम काम करना शुरू कर देगी। इसीलिए इसको इम्यूनो डिफिशिएंट बोलते हैं। इनिशियल सिम्टम्स जो होता है उसमें तो हल्का सा फीवर हो गया, जॉइंट पेन हो गया, रनिंग नोज हो गया, ये सब शुरू हो जाता है, स्नेजिंग शुरू हो जाता है, इनिशियल सिम्टम्स है ये। लेकिन बाद में क्या होगा, इसके सिम्टम्स एक ही हैं कि जो डिजीज हो गया वो डिजीज क्योर नहीं होगा। अगर बॉडी में कहीं ओंड हो गए, ट्यूमर, कहीं घाव हो गया, कहीं कट इंजरी हो गई, वो जल्दी रिकवर ही नहीं करेगा बॉडी। अगर फीवर हो गया तो फीवर ख़त्म नहीं होगा जल्दी। बॉडी में कहीं अगर पेन हो गया ख़त्म नहीं होगा। धीरे धीरे ये हमारी पूरी बॉडी को लगभग 6 महीने से लेकर के 6 मंथ्स से लगभग 10 साल में पूरी बॉडी की टी सेल और मैक्रोफेज को डिस्ट्रक्शन कर देगा। लास्ट में अब क्या हो जाएगा, मैक्रोफेज और टी सेल ख़त्म हो गए तो उसके बाद क्या होगा, अब जो भी पैथोजन आएगा बड़े आसानी से हमारी बॉडी में इन्वेड कर जाएगा। धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कम होते गई, मैक्रोफेज हावी होते गए। अब मैक्रोफेज कम हो जाने के बाद जो भी एंटीजन्स आया वो एंटीजन हमारी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, प्रोटोजोन, माइकोप्लाज्मा, कोई भी आएगा, फंजाई, वो हमारे बॉडी में स्प्रेड करना शुरू करेगा और धीरे धीरे बॉडी को हमारे डिकम्पोज करना शुरू करेगा या गलाना या सड़ाना शुरू करेगा। धीरे धीरे गलते गलते एक समय आता है डेथ हो जाती है। पूरी बॉडी की इम्यून खत्म हो गई। हमारी बॉडी सिंड्रोम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मान लो सपोज दैट फीवर हो गया, फीवर नहीं जाएगा, हेडेक हो गया, हेडेक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी की इम्यून खुद की इम्यून खराब हो गई है। जॉन्डिस हो गया, नहीं खत्म होगा। HIV से आदमी नहीं मरेगा तो वो किसी न किसी डिजीज से, भले जॉन्डिस हो जाए, लीवर काम करना बंद कर देगा। टाइफाइड से, मतलब जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलरा, एक साथ 20 बीमारी हो जाएगी। इसमें कई बीमारियां एक साथ अपीयर हो जाएगी। इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एक सिम्टम नहीं होगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम होगा इसमें। और एक बार अगर ये स्प्रेड होने लगा उसके बाद इसको हम रोक नहीं सकते। हालांकि ट्रीटमेंट के रूप में इसकी एजिडोथाइमिडिन या जिडोबुडिन मेडिसिन बनाई गई है, जो क्या करता है कि इसकी रेप्लिकेशन को चेक कर देता है। जिस मैक्रोफेज में है वहीं पर रुक जाएगा, एक से दूसरे में नहीं ट्रांसमिट होगा। तो इस तरह से जो हेल्दी मैक्रोफेजेज हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, जो बोन मैरो वाले मैक्रोफेजेज हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे जो बन रहे हैं बोन मैरो में। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी बच सकती है, हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन यह है कि थ्रू आउट द लाइफ इसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये था पैथोजेनिसिटी। याद रखिएगा इसका टारगेट सेल बी मैक्रोफेज या हेल्पर टी सेल है। अगर ये आगे एक्सप्लेनेशन के लिए तो सीधे लिख देना, when it come in contact of host cell या macrophages then it transmit their genome within host cell their genome या their double stranded RNA change into या convert into DNA, double stranded DNA by using reverse transcriptase enzyme. After that it transmit their DNA into मतलब क्या कहेंगे, DNA of host cell incorporated into DNA of host cell where it replicate, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। अब इसके अंदर जाके ये रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड करेगा एंड यूज एंड सिंथेसाइज न्यू रेट्रोवायरस विद इन होस्ट सेल। एज ए रिजल्ट इट यूज्ड होस्ट सेल एज ए HIV फैक्ट्री। ये एक बार आ गया तो उसके बाद ये डिवाइड होकर के DNA बनाना शुरू कर देगा, RNA बनाना शुरू करेगा और इसको एज ए HIV फैक्ट्री की तरह यूज करना शुरू कर देगा। इसके बाद ये धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 इस तरह से बहुत तेज़ी से फैलता है। ये एक बार स्प्रेड हो गया फिर ये जल्दी कब रुकेगा नहीं। हाँ, बीच में अगर हमने ज़रा सिम्टम आया, टेस्ट कराया तो पता चला कि भाई HIV है, तो उसको आधे तो मरीज इसमें डिप्रेशन से मर जाते हैं। डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हाँ, ये है कि मेडिसिन थ्रू आउट द लाइफ लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। अदरवाइज उसके बाद तो अगर कंट्रोल हो गई तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी नहीं ट्रांसमिट होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ट्रीटमेंट में बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ कि हाउ इट कैन बी कंट्रोल। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बोला ही जाता है कि एक बोलता है ना कि
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर जब तक हम प्रिवेंट कर रहे हैं तब तक हम क्योर कर रहे हैं। एक बार क्योर प्रिवेंशन बंद हो गया यानी कि क्योर बंद हो गया इसका। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इसीलिए है क्योंकि इलाज कराने से बेटर है कि उसको आने ही ना दें। इसकी ट्रीटमेंट देख लो। एजेड जो बताया गया है या बनाया गया है वो है एजेडिटी। देयर इज़ नो परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर HIV बट a medicine that can prevent या stop the replication of HIV within host macrophages या host cell, not macrophages, host cell is called AZT। AZT इसका पूरा नाम है एजिडोथाइमिडीन या इसी को बोलते हैं जिडोबुडीन। एजिडोथाइमिडीन या जिडोबुडीन इसका इलाज है। ये मेडिसिन थ्रू आउट द लाइफ लेनी पड़ती है। अदरवाइज मतलब जब तक लेते रहेंगे हमारे में कंट्रोल में रहेगा। ये एक मैक्रोफेज से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगा। ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, ब्लड डोनेशन से ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर ये हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी नहीं फैलेगा, लेकिन तुरंत नहीं, डॉक्टर से चेक कराना पड़ता है इसको लेने के बाद। मतलब AZT जैसे 6 महीना 1 साल के जब इसका से एक तरह से कोर्स कवर हो जाता है उसके बाद फिर ये चेक कराया जाता है कि ये ट्रांसमिट कंडीशन में है कि रुका हुआ है। जब रुका हुआ कंडीशन में आ जाए उसके बाद ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड फिर नहीं होता है। तो ये कंडीशन इसके ट्रीटमेंट की है। एक पूछा जाता है हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड या हाउ HIV कैन बी कंट्रोल्ड। तो इसकी कंट्रोल का देख लो क्या क्या है। एक तो ये बोला जाता है कंट्रोल का कि सबसे बड़ी चीज़ ये होना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। लोगों में क्या होना चाहिए? अवेयरनेस होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये बोला जाता है कि पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट HIV या एड्स। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स या HIV, अबाउट HIV। दूसरा ये है कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट पीपल। इसीलिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे, इसको याद रखिएगा, एक बार नीट में आया हुआ है ये। वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। मेन तो अवेयरनेस है, जागरूकता आ गई तो उसके बाद ये स्प्रेड होना बंद हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि ऑलवेज यूज स्टेरिलाइज्ड नीडल, और मतलब एवॉइड का डोनट यूज कंटामिनेटेड या डोनट यूज इन्फेक्टेड नीडल्स कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्रेश नीडल यूज करना चाहिए, बार सोप पे फ्रेश रेजर यूज करना चाहिए। दूसरा, अगर मदर है इन्फेक्टेड है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर चाहे तो कुछ मेडिसिन दे करके, वैसे शायद नेप्राफिन की गोली आती है, नेप्राफिन बोलते हैं, मदर को दिया जाता है तो ये प्लेसेंटा से पार नहीं करता है, अदरवाइज प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है कई बार। लेकिन अगर मदर को मेडिसिन दिया जा रहा है तो प्लेसेंटा से ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, बर्थ के बाद मदर अपना मिल्क फीड नहीं करा सकते उस बच्चे को, अदरवाइज अगर मदर इन्फेक्टेड है तो हम चाइल्ड को बचा सकते हैं। इसके अलावा उससे भी होता है, मतलब सीमेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, सीमेन डोनर से भी फैलता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो सीमेन डोनर है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है, नॉर्मली भी हो रहा है अगर, तो उस कंडीशन में इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए फादर, उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। अवेयरनेस लोगों में मेन तो अवेयरनेस ही है। हॉस्पिटल्स हो गए या फिर मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में फैलानी चाहिए। वहाँ पे वैसे भी फ्री में बैरियर मेथड्स लाइक कंडोम्स डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, ताकि लोगों में सेक्सुअल कंटैक्ट या फिजिकल कंटैक्ट जो हो सके वो सेफ हो सके। ऑलवेज यूज मतलब ये कर सकते हैं, डू नॉट अवॉइड फिजिकल कंटैक्ट विथ अननोन पर्सन, या मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं उससे फिजिकल कंटैक्ट या सेक्सुअल कंटैक्ट न रखें, जिसके कारण मतलब ये रोका जा सकता है इससे। ये कई चीज़ें हैं, 4-5 इसके रीजन है, वो आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं। सारे एनसीईआरटी में दे रखा है, हाउ कैन वी स्प्रेड, हाउ कैन वी प्रिवेंट एड्स। तो ये 4-5 इसके कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। ओके, दैट्स ऑल।